जय हिंद साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको हिस्ट्री का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसके बाद देखिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम 1 के यूनिट 1 का टॉपिक 2, जो है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसमें दो आता है, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी सोर्स, पहला पॉइंट, रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट। जो अकाउंट्स, जो बुक्स हमें पास्ट के बारे में नॉलेज देती हैं वो लिटरेरी सोर्स में ऐड हैं। मैं आपको बता दूं, लिटरेरी सोर्स हमें रिटन फॉर्म में मिलती हैं। लिटरेरी सोर्स डिवाइडेड हैं इनटू 3 पार्ट्स। पहला रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड सेकुलर लिटरेचर एंड लास्ट वन फॉरेन लिटरेचर, जिसको आप बोल सकते हैं फॉरेन अकाउंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला आता है रिलीजियस लिटरेचर, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीफ, सोशल सिस्टम्स, पीपल मैनर्स एंड कस्टम्स। तो हमें ये उस टाइम की इंफॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पे लोगों का भगवान के प्रति विश्वास कैसा था, है ना, उनका बिहेवियर कैसा था। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रिलीजियस लिटरेचर आल्सो डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। पहला है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, दूसरा है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, तीसरा है जैन रिलीजियस टेक्स्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की। इसमें वेदास आता है। नंबर ऑफ वेदास 4 है, सबको पता है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वर्ण सिस्टम दिखता है कि रिजिड नहीं था, और ऋग्वेद से ही पता चलता है जो वर्ण सिस्टम कैसा था, वर्क बेस था, ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। वर्ण सिस्टम क्या था, पहले के ज़माने में जो जातियाँ डिवाइड थी वो वर्ग के बेसिस पे डिवाइड थी। जैसे कोई पति है वो ब्राह्मण है, उसकी पत्नी शूद्र है, तो उसका पुत्र क्या होगा, वर्ग के बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाएगा। और सबसे मेन बात, इसमें गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है। उसमें जो भी मंत्र हैं वो सब गॉड के प्रेयर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञों से रिलेटेड मेथड्स बताए गए हैं कि यज्ञ कैसे करें, कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करें, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। फिर सामवेद में जो इंडियन म्यूजिक है, आप ये कह सकते हो म्यूजिक की ओरिजिन सामवेद से हुई है। फिर आता है लास्ट वन अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है और ये सब हमें रिटन फॉर्म में मिलता है, जो मैंने आपको अभी सब बताया है। फिर आता है उपनिषद। टोटल 108 हैं, बट 12 ऑथेंटिक उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब ये है कि हम अपने टीचर के पास बैठकर जो नॉलेज लेते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। ऐसे बहुत सी उपनिषद हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद में इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो ये सारे उपनिषद हैं जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। फिर आता है रामायण कंपोज बाय वाल्मीकि एंड महाभारत कंपोज बाय व्यास। तो ये दोनों एपिक्स यानी रामायण महाभारत वो पूरी तरह से रिलीजियस हैं, हम लोगों की बिलीफ है उसमें। फिर आता है पुराण। तो पुराण भी ऑथेंटिक है उस टाइम के, 18 पुराण है, तो उस टाइम के डायनेस्टी के बारे में नॉलेज देते हैं। तो ये सोर्सेज बहुत ही ऑथेंटिक हैं क्योंकि हमें रिटन फॉर्म में मिल रहे हैं। फिर आता है स्मृतिज। स्मृतिज में आ जाएगा धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति। स्मृति से हमको पता चलता है, जैसे कि मनुस्मृति में तो कैसा उस टाइम पे राजा को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे जो किंग है उसकी क्या ड्यूटी है, जो हम लोग के कस्टम है वो कैसे फॉलो होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिलती है। अब सेकंड आता है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में त्रिपिटक कहा जाता है, और त्रिपिटक में आता है विनय पिटक। विनय पिटक में लिखा है, आप जानते होंगे जो बौद्ध रिलीजन को मानते हैं उसमें भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ होते हैं, वो कैसे रहेंगे, उनकी डिसिप्लिन कैसी होगी, ये सब बताया गया है। फिर सुद्ध पिटक आता है। सुद्ध पिटक में प्रिंसिपल हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो त्रिपिटक में लास्ट आता है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। अब लास्ट आता है जैन रिलीजियस टेक्स्ट में
क्या आता है? आगम्स और वृहत कल्प सूत्र। तो आगम्स में महावीर स्वामी की प्रीचिंग्स यानी उपदेश हैं उसको लिखा गया है। वृहत कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के बर्थ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये सब रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब ये है कि जो रिलीजन से हटकर हो, कंसिडर्ड एज नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल है अर्थशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफी लाइक एज इंडिका मेगास्थीन्स है, महाभाष्य बाय पतंजलि है, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि है। ये सारे सेकुलर टेक्स्ट जिसमें ग्रामर के बारे में बताया गया हो, पॉलिटी के बारे में बताया गया हो, इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में बताया गया हो, तो ये सब सेकुलर टेक्स्ट होते हैं। लास्ट में आता है फॉरेन लिटरेचर, जिसको आप बोल सकते हैं फॉरेन अकाउंट। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट बाय फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया एट सम टाइम और द अदर एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस। द राइटिंग ऑफ ट्रेवलर्स इन इंडिया। जो कोई भी फॉरेनर अपने इंडिया में आता है, जब अपने कल्चर को देखता है, ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, जो वो देखता है तो अपने बुक में उसको रिकॉर्ड करता है, अपने एक्सपीरियंसेस जो इंडिया में वो रहा 1 साल 2 साल उसने ऑब्जर्व किया, तो उसके बिहाफ पे जो उसका सारांश है, समरी एक्सपीरियंस, उसी चीज़ को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं फॉरेन लिटरेचर यानी फॉरेन अकाउंट। इसके एग्जाम्पल हैं इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स और सेकंड एग्जाम्पल है सियूकी ऑफ ह्यूएन त्संग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, सेकंड इंस्क्रिप्शन एंड थर्ड कॉइन्स एंड नुमिस्मेटिक। स्टार्ट विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। इसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं, रिमेन्स हैं, जो बिल्डिंग और टेम्पल जो उस टाइम के टेम्पल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनसे भी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं कि उस टाइम पे कैसे बिल्डिंग बनती थी, किस तरीके से टेम्पल बनते थे, जैसे नगर शैली और द्रविड़ शैली। ये सारी जो शैलियाँ हैं हम लोगों को वहाँ से पता चलता है। और बिल्डिंग किन किन स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे नगर शैली में बना हुआ है जो नॉर्थ इंडिया में है, और फिर द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में बना हुआ है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग हैं। और दूसरी चीज़, दी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो कार्बन मैथड फॉर इट्स डेट्स। जो भी हमको रिमेन्स मिल रहे हैं उनका एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है रेडियो कार्बन मैथड के थ्रू, जो बहुत ही साइंटिफिक है। वहाँ से हमें इसके बारे में पता चल जाता है। फिर पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस गिव्स अस सम नॉलेज of the life of the ancient people. India is rich with ancient ruins, remains and monuments. जो उस टाइम की बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, रिमेन्स हैं हमको मिल रहे हैं, उससे पता चलता है उस टाइम के जो लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी। और वो भी साइंटिफिक तरीके से, अभी आपने ऊपर देखा रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सेकंड ग्रुप है इंस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट, इंस्क्रिप्शन सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जो इंस्क्रिप्शन है वो कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें दे रहे हैं, वो हमें ऐसे दे रहे हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको सामने दिख रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इंस्क्रिप्शन सप्लाई वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फिर आता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उनको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ राइटिंग ऑन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। इंस्क्रिप्शन पे जो राइटिंग है उसको जो पढ़ने की आर्ट है, जो तरीका है, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो कॉमन सेंस है, इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन रॉक्स, पिलर्स, स्टोन, स्लैब्स, वॉल्स ऑफ बिल्डिंग एंड बॉडी ऑफ टेम्पल्स। इन पर ही नहीं, इंस्क्रिप्शन आपको दे आर आल्सो फाउंड ऑन सील्स एंड कॉपर प्लेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, सम कन्वे मोनार्कियल ऑर्डर्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस एंड मेजर डिसीजन टू द पब्लिक इन जनरल्स।
हमें कई तरीके के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, रिलीजियस है, और इसके साथ साथ कुछ इंस्क्रिप्शन होते हैं जो किसी को डेडिकेट किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शन है हमको मिलते हैं, इसलिए कहा गया है कि हमको वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जैसे रिलीजियस हैं, रिलीजियस इंस्क्रिप्शन अशोक के टाइम पे बहुत हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन, जो उस टाइम के किंग थे, जो उन्होंने रूल्स बनाया है, वो भी उन्होंने पिलर्स पे या स्टोन पे लिखा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडियाज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर सीन ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया आर ह्यूज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका का नाम है, जो अगर आप किसी किंग के बारे में देखेंगे, सबसे पहला इंस्क्रिप्शन, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो वो अशोका का ही है। सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन इनके मिले हैं, बहुत फेमस भी हुए हैं, क्योंकि इनकी इंस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, रिलीजियस भी है। इंडिया में पहला इंस्क्रिप्शन इनका ही है। आप नोट कर लीजिए, इसी इंस्क्रिप्शन में एक इलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन होता है। ये इंस्क्रिप्शन किसी की तारीफ में अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया है तो उसे इलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड मैनी अदर रॉक एंड पिलर्स इंस्क्रिप्शन कंटेन मोस्ट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल अकाउंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मैटर्स आर गैदर्ड फ्रॉम सच सोर्सेस। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो हमको उस टाइम के पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल है, ऑथेंटिक है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन नेमली द सील्स ऑफ हड़प्पा डेटेड अबाउट 2500 BC have not been deciphered so far by any epigraphist। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में नेमली द सील्स ऑफ हड़प्पा, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंस्क्रिप्शन तो सबसे पहले के मिले हैं, लेकिन ये देखना क्या वो पढ़े जा चुके हैं। जैसे हड़प्पा की अगर आप देखें तो उस टाइम पे जो राइटिंग थी वो सिंबल था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिंबल फॉर्म में थी, उससे पढ़ा नहीं जा सकता था। हमें सबसे पहले हड़प्पा का इंस्क्रिप्शन तो मिल गया, पर उसमें क्या लिखा है ये कोई नहीं पढ़ पाया आज तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लेटर इंस्क्रिप्शन वर इंग्रेव्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज इन द 3rd century BC। जो प्राकृतिक लैंग्वेज है इन 3rd century BC में जो शुरू हुआ था, जो अशोक का टाइम पीरियड था, उससे पहले लैंग्वेज संस्कृत होती थी। कॉमन पर्सन संस्कृत नहीं समझ पाते थे। तो जब अशोक का टाइम पीरियड आया तो उन्होंने जो भी इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में, इन चीज़ों में उन्होंने लिखा। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, समवेयर आल्सो इंग्रेव्ड इन द खरोष्ठी स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अशोकन ने इन लैंग्वेज का यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि उस टाइम की आम पब्लिक की जो लैंग्वेज है उसमें इजीली वे लोग सारे रूल्स और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो समझ पाएँ, और जो रिलीजियस मैसेज दिए जा रहे हैं वो भी समझ पाएँ। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट का यूज़ किया था। लेकिन जो संस्कृत है कहाँ जाता है, जैसे आगे टाइम बढ़ता है अशोका के बाद, तो जो भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं गुप्ता पीरियड में, तो फिर से संस्कृत में आना शुरू हो गए। संस्कृत लैंग्वेज मुश्किल हो जाती है समझने में आम पब्लिक को, क्योंकि आम पब्लिक की ये भाषा नहीं है। उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे तो वो जो बताते थे या पढ़ाते थे वो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाते थे। ब्राह्मण्स का यही काम होता था कि वो रिचुअल्स को समझाएं और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको समझाएं। तो इसीलिए अशोका ने प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो आम पब्लिक की, जो आम लोगों की भाषा है, उसको उसने यूज़ किया।
और जो संस्कृत है वो बहुत ही कठिन हो जाती है क्योंकि आम पब्लिक नहीं समझ पाती है, लेकिन आगे चलकर वैसे ही इंस्क्रिप्शन लिखे जाने लगे। यही चीज़ लास्ट लाइन में मेंशन है। Sanskrit was used as epigraphic medium in the 2nd century AD. Inscriptions were also engraved in regional language in the 9th and 10th century. दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, एकदम समझ लीजिए और वहाँ पे आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, है ना। यहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स हैं आप उसको याद कर लो, फिर वहाँ पे तो आंसर बन ही जाएगा यार। फिर आपका लास्ट में आता है कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। तो कॉइन्स हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके के कॉइन्स यूज कर रहे थे, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, कैसे कॉइन्स यूज कर रहे थे ये भी पता चल रहा है। और उस टाइम के लोग कितने डेवलप्ड थे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर वो गोल्ड के कॉइन्स यूज कर रहे हैं या सिल्वर का या कॉपर कर रहे थे तो इससे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, किस तरीके से लोग डेवलप्ड हैं, ये भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। फिर आता है कॉइन्स फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फिर पॉइंट आता है एंशिएंट कॉइन्स वर मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। फॉर एग्जाम्पल पंचमार्क कॉइन सबसे स्टार्टिंग में यही था जो हड़प्पा टाइम में मिला था। जैसा मैंने आपको बताया पंचमार्क कॉइन्स सबसे स्टार्टिंग में यही था जो हड़प्पा टाइम में था। तो पंचमार्क कॉइन्स का जैसा नाम है उसी तरह से बनते हैं। ये कॉइन्स प्रेशर लेके बनाए जाते हैं, उस पे सिंबल्स होते हैं, जैसे मछली का सिंबल, नदी का सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। उसके बाद मौर्य पीरियड आता है, उसमें सिक्कों का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम दिखता है। जो मौर्य टाइम पे कॉइन्स मिलते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं से मिल रहे थे। उसमें ये इंफॉर्मेशन मिलती थी कि मौर्य टाइम पे ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा होगा, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे भारत में होगा। और मौर्य टाइम पीरियड से कॉइन्स पे किंग का नाम मेंशन होना शुरू हो गया था। उसके बाद कुषाण पीरियड आता है, इसमें गोल्ड के कॉइन्स मिलना शुरू हो गए थे। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे कुषाण पीरियड बहुत डेवलप्ड होगा। मैं आपको बता दूं गुप्ता पीरियड में भी गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तभी इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम सब कुछ डेवलप था। एजुकेशन में देख लीजिए, लिटरेचर में देख लीजिए। फिर पॉइंट आता है सम ऑफ द कॉइन्स कंटेन रिलीजियस एंड लेजेंडरी सिंबल्स विच थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम। कॉइन्स आल्सो कंटेन द फिगर्स ऑफ किंग्स एंड गॉड्स। जो कॉइन्स हैं उस पर जो सिंबल्स बने हुए हैं उससे हमें उस टाइम के कल्चर का पता चल रहा है। कॉइन्स पे किंग्स की भी फिगर भी हुई है, गॉड के भी फिगर बनी हुई है। तो उस टाइम पे लोग किसकी सबसे ज़्यादा पूजा करते थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर पॉइंट आता है सम कंटेन नेम्स एंड डेट्स ऑफ द रूलर्स। हमें उस टाइम के कॉइन्स में बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, किंग का नाम पता चल जाता है और साथ में डेट भी पता चल जाती है कि कब से कब तक रूल रहा किंग का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉइन्स आल्सो थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल। कि जो कॉइन्स हैं उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं और उस टाइम पे ट्रेड कैसा था, कहाँ कहाँ तक ट्रेड हो रहा था, ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉइन्स कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है। फिर पॉइंट आता है दे इंडिकेट रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज। ये भी हमको इंडिकेट करता है कि ट्रेड और कॉमर्स कहाँ तक फैला हुआ है और किस तरह से उस डायनेस्टी का उस कॉइन्स पर क्या अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फिगर्स ऑफ किंग्स भी बना हुआ है, उस टाइम रूलर का नाम भी लिखा हुआ है, डेट भी मेंशन है। तो इससे हमें बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कब से कब तक वो रूलर था और जो ट्रेड है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉइन्स हैव बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उस टाइम पे जो कॉइन्स थे उनसे ये भी पता चल जाता है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं और कहाँ तक है उस टाइम पीरियड पे। उस पे डेट भी मेंशन है कि ट्रेड कहाँ से कहाँ तक हुआ। कॉइन्स बहुत ही प्राइमरी सोर्स माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कॉइन्स ऑफ द कुशाना
एंड द गुप्ता पीरियड गिव इंटरेस्टिंग अकाउंट्स ऑफ दोस डेज। जो कुशाना पीरियड और गुप्ता पीरियड का जो बहुत ही अच्छे से उस टाइम के कॉइन्स की इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ तक कि उस पे किंग जो है किस तरीके से हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, वहाँ पे जो गॉड है वो कैसे हैं, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है, दे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कंडीशंस। एवरी कॉइन ऑफ द पास्ट हैज सम स्टोरी टू कन्वे। इसमें रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कंडीशंस पता चलती हैं कि उस टाइम पे कैसी थी। उस टाइम पे जो कॉइन्स हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, उस टाइम की स्टोरी आज हमें कन्वे कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कॉइन्स का। इससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के जो किंग्स हैं, जो टाइम पीरियड है, जो डायनेस्टी कितनी डेवलप्ड थी, ट्रेड के मामले में, कॉमर्स के मामले में कहाँ से कहाँ तक ट्रेड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कॉइन से। तो यहाँ तक आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स खत्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर मुझसे नोट्स मांग सकते हैं।